नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में यह बैठक चल रही है। यह हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। पीएम यूक्रेन संकट को लेकर यह बैठक कर रहे हैं। यूक्रेन से करीब 1000 भारतीय अभी तक स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां हजारों की तादाद में जो भारतीय छात्र हैं वो फंसे हुए हैं। उन्हें लाने को लेकर चर्चा हो रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। वहां जो वर्तमान हालात हैं उसको लेकर पीएम मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे काफी संख्या में भारतीय छात्र जो हैं वो फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी तक करीब 1000 भारतीय छात्र जो हैं वो वापस लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी कई छात्र वहां फंसे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वतन वापस लाया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक इस वक्त कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का चौथा दिन है और यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया है और अब तक 900 से ज्यादा भारतीयों को सकुशल वतन लाया जा चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा। भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस युद्ध के बीच से भारतीयों को सकुशल निकालने और स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार का ऑपरेशन गंगा भी जारी है, जिसके तहत 900 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। 4 देशों के जरिए यूक्रेन से भारतीयों को निकाला जा रहा है। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के जरिए भारतीयों को निकाला जा रहा है। पोलैंड ने भारतीयों को बिना किसी वीजा के प्रवेश की अनुमति दी है। एयर इंडिया के विमानों के जरिए वतन वापस आ रहे हैं भारतीय। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का चौथा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष। रूस ने खार्किव और सुमी शहर पर कब्जे का दावा किया। रूस ने यूक्रेन के 950 सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने 4300 रूसी सैनिक और 146 रूसी टैंक तबाह करने का दावा किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं यूरोपीय संघ भी रूस के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपति से बातचीत कर चुके हैं और विवाद के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान की सलाह दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब यूक्रेन से आई एक तस्वीर देखिए। यकीन मानिए आप भी अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हो रही है। अब देखिए जरा कैसे एक स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, गाली दी जा रही है, मारा जा रहा है।
टोंक जिले के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। निवाई क्षेत्र के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वेद प्रकाश गौतम और शशांक शर्मा यूक्रेन में फंसे हैं। वेद प्रकाश ने न्यूज 18 राजस्थान से अपील की। न्यूज 18 के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। टोंक शहर से 3 और निवाई से 2 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश गौतम है। मैं टोंक जिले का रहने वाला हूँ। मेरी न्यूज़ 18 राजस्थान से अपील है कि हमारी बात भारत सरकार तक पहुँचाई जाए और हमें यहाँ से निकालने का प्रयत्न किया जाए बहुत ही जल्द से जल्द। यहाँ हालत बेहद ही ख़राब है। और चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। यूक्रेन से यह तस्वीर सामने आई। यकीन मानिए आप भी अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की जा रही है। देखिए जरा कैसे एक स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, गाली दी जा रही है। दूसरी तस्वीर भी इसकी सामने आई है। इस वीडियो में लड़कियों के साथ भी मारपीट की जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी के लिए केंद्र की ओर से किए जा रहे प्रयास की सराहना की। डोटासरा ने राज्य सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरा खर्च व्यय कर राजस्थानी छात्रों को सकुशल घर वापसी करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में लाया जाए। केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है, कुछ बच्चे आए भी हैं। हमारी सरकार ने भी देर रात एक बड़ा फैसला किया है कि जहां भी भारत की सरकार उनको बच्चों को ला रही है, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो या कहीं भी हो, वहां से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सरकारी खर्चे के ऊपर हम लोग उनको उनके घरों में सुरक्षित पहुंचाएंगे। वहीं सीएम गहलोत ने पीएम को पत्र लिखा है। यूक्रेन संकट पर यह पत्र लिखा गया है। इसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी हो, इसके लिए यूक्रेन सरकार से वार्ता की जाए। गहलोत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी पत्र लिखा है। विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी में समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र अजय सिंह से आज फोन पर हुई वार्ता का उन्होंने जिक्र किया है। प्रधानमंत्री को सीएम गहलोत ने बताया कि यूक्रेन से एक साथ निकलने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रोमानिया और पोलैंड से सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा। राज्य सरकार के अधिकारियों को वहां रह रहे विद्यार्थियों और उनके परिजनों के माध्यम से यह संदेश प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी रोमानिया की सीमा पर हैं। उन्हें वहां से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। रोमानिया बॉर्डर पर इन विद्यार्थियों को अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। भारत में रह रहे उनके अभिभावक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तो और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से संकट आया है छात्रों के ऊपर, बड़ी संख्या में लोग वहां पर फंसे हुए हैं और कैसे उनकी सुरक्षित वापसी हो, इससे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरुआत से ही प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो धीरज श्रीवास्तव उनको नोडल अधिकारी भी बनाया गया है और लगातार संपर्क साधा जा रहा है जो भी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। तो आज सुबह ही मुख्यमंत्री की एक छात्र जो है अजय सिंह, उनसे बात हुई थी फोन के जरिए और उन्होंने वहां के हालातों की जानकारी ली थी, किस तरह की समस्याएं आ रही है वहां पर छात्रों को। उनसे अजय सिंह से पूछा था मुख्यमंत्री ने और उस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि विदेश मंत्रालय को ये निर्देशित किया जाए कि
जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी स्टूडेंट की हो सके, और इसके लिए यूक्रेन सरकार से वार्ता का आग्रह मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री से ये कहा गया है कि जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां चलिए बिल्कुल, तो इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है। हालांकि केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर संवेदनशील है, लेकिन सीएम ने चिट्ठी लिखी है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेडियो पर मन की बात की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय भाषाओं और संगीत में जन भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन के बारे में बताया। एक भारत श्रेष्ठ भारत में हो भागीदारी, त्योहार पर रहे वोकल फॉर लोकल याद, परिवर्तन प्रगतिशील प्रयासों में आगे नारी शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत इटली से भारत लाई गई अवलोकितेश्वरी पद्मपाणि की मूर्ति के बारे में बताकर की। उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाएं भारत लाई जा चुकी है। दूसरे देश भी समझने लगे हैं कि ये प्रतिमाएं भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर है, जो भारत के साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी में बेहद कारगर है। भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की। साल 2013 तक करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। मन की बात कार्यक्रम में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्थानीय भाषाओं और संगीत पर खासा जोर दिया। उन्होंने भारतीय गाने वाले तंजानिया के भाई बहन कीली पॉल नीमा और 150 देशों के संगीतकारों द्वारा गाए गए राष्ट्रपति महात्मा गांधी के भजन वैष्णव जन का जिक्र किया। नौजवानों से आह्वान करता हूँ, आइए भारतीय भाषाओं के जो पॉपुलर गीत हैं उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाइए, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप, और देश की विविधताओं का नई पीढ़ी को परिचय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में बेटियों की बढ़ती भागीदारी के बारे में बताया और भारत में हो रहे परिवर्तन प्रगतिशील प्रयासों में नारी शक्ति के नेतृत्व की सराहना की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता को ही लीजिए। आज देश में लिंग अनुपात सुधरा है, स्कूल जाने वाली बेटियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। जब से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया है, देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व अब खुद महिलाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की ये 86वां संस्करण है। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि और होली के त्योहार के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही खरीदारी में वोकल फॉर लोकल का खास ध्यान रखने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पुरानी पेंशन बहाल करने से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। जोधपुर हाउस में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों में इस साहसिक फैसले से बेहद खुशी है। सरकार ने वर्षों से लंबित मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया और उनकी पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया है। क्या पुरानी पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू करने का सीएम अशोक गहलोत का ऐलान गेम चेंजर साबित हो सकता है? दरअसल दिल्ली पहुंचे सीएम गहलोत ने
पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों के लिए बड़ी चुनौती पेश करती है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2023 के लिए बड़ी तैयारी। पुरानी पेंशन वाला मास्टर स्ट्रोक मानवीय दृष्टिकोण से किया है और सोच समझ के फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर सिक्योर नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में तो वो क्या गवर्नेंस में सहयोग करेगा। राजस्थान के बजट 2022 की चर्चा पूरे देश में है और वजह है सीएम का पेंशन वाला मास्टर स्ट्रोक। बजट से मरुधरा को गदगद कर सीएम जब कांग्रेस हाईकमान से आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उनकी तरकश में कई तीर थे। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के ऐलान के बाद सीएम गहलोत ने दिल्ली में इस स्कीम को बदले माहौल के अनुकूल बताकर एक साथ कई निशाने साध लिए। मेरे ख्याल से मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें अपन लोग, अगर वो विश्लेषण करेंगे, मैंने रिसर्च किया है, अगर सब रिसर्च करेंगे तय में जाएंगे तो खुद चाहेंगे कि हम लोग खुद भी फैसला करें, इसके पक्ष फैसला करें। मेरा मानना है चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन सबको आगे आना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ ही सीएम ने इस बार केंद्र सरकार पर वो वार किया जिसकी काट फिलहाल तो बीजेपी के पास नहीं दिखती। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी पुनः विचार करेगी, पूरे देश में वापस ओल्ड एज पेंशन जो थी वापस लाएगी और राज्य सरकारों को भी इसमें सोचना चाहिए, मेरा मानना है। सीएम गहलोत बोले कि सरकारी कर्मचारियों के बगैर प्रशासन का संचालन मुश्किल है। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को कर्मचारियों के प्रदर्शन से जोड़कर एक नई बहस छेड़ दी है। उसमें आसाम ने, केरला में, आंध्र प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश ने पहले से ही ओल्ड एज पेंशन को लेके उन्होंने कमेटी बनाई अपनी रिव्यू करने के लिए। तो रिव्यू करने कमेटी क्यों बनाई? इसलिए कि सब लोग जो है इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी सिक्योर नहीं है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भी गहलोत का ये कदम चुनावी चर्चा में आ गया तो बीजेपी समेत बाकी दलों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था पर राय साफ करने की चुनौती बढ़ने लगी है। राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार के भागवत कथा के आयोजन करवाने को लेकर भागवत कथा महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भागवत कथा पहले दिन कलश यात्रा में शामिल होंगी। जयपुर में जल महल के सामने बलदेव जी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन होगा। इसमें कई मंत्री और नेता भी शामिल होंगे। इसके लिए बाकायदा भागवत कथा आयोजन का निमंत्रण पत्र भी छपवाया गया है। बलदेव जी मंदिर है, इस बलदेव जी मंदिर का हम इसको उनकी निगाह में आया है, इसका जीर्णोद्धार पुनरुद्धार भी हम इसका कराने की कोशिश करेंगे। और देखिए बहुत खुशी की बात है, एक तरफ हमारे देवस्थान मंत्री जी आए, साथ ही हमारे अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रफीक खान जी भी आए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ के जयपुर के लोगों की क्या भावना है। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले समय में इस मंदिर पर भी जब भागवत जी हो जाएगी तो इस मंदिर का जो ये कहना चाहिए बसों से यहाँ कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं होता। चाहे टनल की तरफ से चलेंगे तो वहाँ चूलगिरी का जैनों का बहुत बड़ा एक महान मंदिर है, इधर से चलेंगे तो आमेर की सरला माता है, जिधर कोने में आप जाएंगे चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, वहीं से शुरू होती है। और जैसा किंवदंती कहा जाता है कि यहाँ और तो आपको बता दें कि भागवत कथा का आयोजन होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जयपुर में मकान की बालकनी गिरी है। नाहरगढ़ इलाके में मकान की बालकनी गिरी है। पुरानी बस्ती में नदी एरिया में यह हादसा हुआ है। मलबे में एक महिला दबी जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है, साथ ही पुलिस भी मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां नाहरगढ़ इलाके में एक मकान की बालकनी अचानक से गिर गई, जिसके नीचे एक महिला दब गई जो गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है महिला को। इसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची
और पुलिस भी मौके पर मौजूद है और यहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।